पार्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये जो है हमारा, दिस इज अवर क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है ना। तो आप इसे ऑर्बिट भी बोल सकते हो, यहाँ आप इसे शेल भी बोल सकते हो, है ना, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो दिस इज अवर क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट या शेल, ठीक है ना। और ऐसे कितने शेल्स होंगे हमारे पास? इनफाइनाइट सेल्स होंगे, है ना, ऐसे इनफाइनाइट सेल्स होंगे सर्कुलर, ठीक है। और इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स? स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स एनर्जी, जिनकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो आप अपना फिगर बना के नीचे लिख लेना। वो हमें बेटा, हमारी गंदी आदत है कि हम लोग KL, MN तक बोलते हैं। उसके आगे आप OP, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तक चले जाओ। उसके बाद भी चाहिए आपको तो Z1, Z2, Z3, Z4 अप टू Z इंफिनिटी तक चले जाओ, है ना। तो बाय मिस्टेक हम लोग अभी तक 10th में KL, MN तक ही जाते हैं। बट यू नो दैट द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स इज स्टिल इन द पिक्चर। नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो इन्हीं ऑर्बिट्स या शेल्स में ही आएंगे, है ना। तो ये हमें KL, MN तक हमारी आदत है, बट देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या शेल्स, ओके। हाँ, तो नीचे लिख भी लेना बेटा कि दिस ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, बार बार ये वर्ड यूज होगा। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है ऑर्बिट जिसकी एनर्जी फिक्स हो। दिस ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दैट इज orbits having fixed energy, that is orbits having fixed energy, okay. Second postulate लिखना बेटा, there are infinite stationary orbits, there are infinite stationary orbits available around the nucleus. There are infinite stationary orbits available around the nucleus. इस तरीके से तो इनफाइनाइट अवेलेबल ऑर्बिट्स है बेटा, ठीक है ना। आप इन्हें n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 बोलते हो, ठीक है ना। जब आप इन्हें नंबरिंग में बोलते हो बेटा, देन इट इज नोन एज क्या आपका ऑर्बिट, ठीक है। और अगर आप इन्हें अल्फाबेट के टर्म्स में बोलोगे K, L, M, N, O, तब ये क्या कहलाते हैं? शेल। तो दोनों में डिफरेंस ही है कि अगर आप नंबर के वर्ड्स में बोल रहे हो 1, 2, 3, 4, देन इट इज ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट। बट इफ यू आर यूजिंग इट इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स, तब आप इन्हें शेल बोलोगे, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल, इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये दो तो जनरल पोस्टुलेट है बेटा। अब थर्ड से बोहर का मेन काम चालू होता है कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन, है ना, इट इज बेस्ड अपॉन पार्टिकल नेचर, तभी तो बीच में पार्टिकल नेचर का डिस्कवरी हुआ है। और पार्टिकल नेचर का मतलब मैंने क्या बोला था आपसे हमेशा? क्वांटाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? कि n = 1 के बाद वो सीधे अगली वैल्यू 2 लेगा बेटा, बीच की जो वैल्यूज हैं वो कभी भी नहीं लेने वाला है। तो थर्ड पोस्टुलेट से बोहर मॉडल का रूल चालू होता है, और थर्ड पोस्टुलेट ये है कि, है ना, आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, out of this infinite available circular orbits, electron will revolve, electron will revolve only, electron will revolve only in those circular orbit
electron will revolve only in those circular orbit in which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi. ठीक है ना? तो we have infinite number of available circular orbits, but electron will revolve only in those circular orbit in which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi. मतलब it can take value n equals to 1, after that directly n equal to 2. बीच में भी तो कुछ होंगे बेटा, है ना, उनकी वैल्यू से नहीं लेगा, तो ये क्वांटाइज है, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है. कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो नीचे यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि, है ना, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना. अब एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, है ना. मोमेंटम शायद होपफुली आपने सुना होगा. क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, mv. ठीक है ना. एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इट इज अ टर्म एप्लीकेबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन. तब आपका जो मोमेंटम है बेटा, उसी को बस किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो mv इंटू r, वो आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा. तो इसे आप एंगुलर मोमेंटम बोलते हो, है ना. तो mv आपका मोमेंटम होता है बेटा. जब लीनियर मोशन में है आपका ऑब्जेक्ट, तब आप उसे मोमेंटम बोलते हो. बट जब वो सर्कुलर मोशन में होगा तो हम उसे एंगुलर मोमेंटम टर्म यूज करेंगे और उसकी रेडियस r से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम mvr. और बाय बोहर्स पोस्टुलेट mvr की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बेटा हमारा, है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. This is the first equation in JEE 2013. JEE मेंस में क्वेश्चन आया था बोहर मॉडल के ऊपर. तो पहली इक्वेशन जो हो जाती है आपका mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 pi, ठीक है ना. जहाँ पर बाकी सब मीनिंग आपको क्लियर है बेटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? द मीनिंग ऑफ m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. v, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ h? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना. एंड n आपका कोई भी इंटीजर बेटा, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. नहीं, नेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके बैठ जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस से बाहर ही होगा ना. हाँ, तो इंटीजर का मतलब हमने बोल दिया ना बेटा 1 2 3 4, ठीक है ना. तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो नेगेटिव बोलने की जरूरत ही नहीं. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, है ना. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा आपको, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, है ना. हमारे लिए अननोन बस ये दो होते हैं बेटा. तो बोहर मॉडल में मेजरली क्वेश्चन वेलोसिटी, रेडियस और तीसरा एनर्जी, है ना. वेलोसिटी से मेरा मीनिंग क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है बेटा, तो डेफिनेटली इसकी कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी. और जिस भी ऑर्बिट में होगा बेटा, उसकी कुछ क्या होगी आपका, रेडियस होगी. तो हमारे लिए जो अननोन क्वेश्चन मिलेंगे रेडियस पर, वेलोसिटी पर, या फिर इन ऑर्बिट्स की एनर्जीज के ऊपर, ठीक है ना. हाँ, कैसे? नहीं, वो तो अभी मैं न्यूमेरिकली तो मैं आपको और शॉर्टकट बताऊंगा. आप तो खूब छोटा शॉर्टकट बोल रहे हो, मैं और ज्यादा शॉर्टकट बता दूंगा आपको न्यूमेरिकली, तो है ना. ठीक है. हाँ हाँ, हर शेल का अलग अलग हुआ ना बेटा, क्योंकि हर शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अलग है और आर भी अलग है. और बेसिकली आप वैसे ही देख लो कि एन की वैल्यू भी तो अलग अलग है.
सेल के बीच में जो गैप इसमें क्या रहता है? उसमें कुछ नहीं बेटा, खाली स्पेस है एक तरह से। फर्स्ट ऑर्बिट के बाद सीधे सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, है ना। अभी इसमें बाद में टर्म्स आएंगी। नोड करके एक वर्ड होता है, नोड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के बाद सीधे कहाँ मिलेगा आपको, सेकंड ऑर्बिट। बीच में काफी सारी जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, उसे नोड बोलते हैं। और ये चूंकि सर्कुलर शेप का नोड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर नोड। तो दैट वी विल कम ऑन द लेटर ऑन इन क्वांटम नंबर्स। ओके, चलो नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखना बेटा। एंगुलर मोमेंटम को से डिनोट कैसे बस लिखेंगे एंगुलर? हाँ लिखेंगे। हाँ, नेक्स्ट पोस्टुलेट है बेटा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया बिकॉज, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के पास पास आता जा रहा है। बट बोहर ने पहले ही फिक्स कर दिया कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक ये ना तो अपनी एनर्जी लूज करेगा न ही एनर्जी गेन करेगा। अब अगर एनर्जी लूज या गेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब न तो ये न्यूक्लियस के पास जाएगा न ही न्यूक्लियस से दूर जाएगा। ये पास जाने या दूर जाने का काम करेंगे कौन, फोटोन। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में और मैंने कोई फोटोन इसको दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, उस फोटोन की एनर्जी को गेन करके नीचे से ऊपर चले जाएगा। बट ऊपर जाके वापस क्या होगा बेटा, उसे नीचे आना ही है ना। n इक्वल टू 1 लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, और बाकी सबको कौन सी स्टेट बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे हाइड्रोजन का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोलूं, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1। तो शायद आपने 9th या 10 में सुना होगा कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन को 1s1 लिखा जाता है। इतना देखा है आपने। तो 1s1 का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से ऑर्बिट में रहना पसंद करेगा, ग्राउंड मतलब पहले फर्स्ट में। अवेलेबल होंगे तो 1 के बाद किस में जाओगे, 2 में, 2 के बाद किस में जाओगे, 3 में। बट अननेसेसरली आप 1s1 को कभी भी 2s1 नहीं लिख सकते हो। 2s1 का मतलब क्या हो गया कि आपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट की जगह सीधे किस ऑर्बिट में रख दिया, सेकंड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना बेटा हमारा, कि एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड, energy of each stationary orbit is fixed, and as distance of electron, energy of each stationary orbit is fixed, and as distance of electron increases from the nucleus, and as distance of electron from the nucleus, as distance of electron increases from the nucleus, then its energy also increases. Its energy also increases, ठीक है ना। दैट इज यू कैन से कि एनर्जी ऑफ के शेल जो होगी बेटा, वो कम होगी किससे, एल से। एल शेल की एनर्जी कम होगी किससे, एम से। एम की कम होगी किससे, एन से। नॉर्मली हम लोग अप टू 4 तक ही जाते हैं बेटा, और इस तरीके से डैश 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 आप ई इंफिनिटी बोल सकते हो। और ध्यान भी रखना कि इंफिनिटी पर जाकर एनर्जी कितनी हो जाती है आपका, 0। क्यों, क्योंकि इंफिनिटी के बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहा, ये सिस्टम ही खत्म हो गया बेटा। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर जा चुका है। तो इंफिनिटी पर जाकर उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। चलो अगला पोस्टुलेट लिखना बेटा। एज अनलेस अंटिल इलेक्ट्रॉन, है ना, अनलेस अंटिल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, है ना, इन एनी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, unless until electron revolves in any of the stationary orbit, it will neither lose energy, nor gain energy, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक ना तो ये एनर्जी को लूज करेगा न ही एनर्जी को गेन करेगा, मतलब वो पास जाने या दूर जाने का कोई भी सवाल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 टर्म्स और लिख लेना बेटा हमारा, जो फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। ग्राउंड स्टेट,
GS। तो अगली टर्म लिखना हमारा ग्राउंड स्टेट GS, ठीक है, जिसमें लिखना है हमारा कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। सबसे कम एनर्जी वाली जो स्टेट होगी बेटा उसे क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। एंड जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस कि जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा बेटा उतना क्या होता जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम वाली एनर्जी स्टेट कौन सी होगी? n=1। तो कभी भी प्रॉब्लम में अगर ग्राउंड स्टेट बोला जा रहा है बेटा तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट का मतलब हमेशा n=1 होगा हमारा। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा एक्साइटेड स्टेट। ES तो ये टर्म भी बार बार आपका यूज होंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या? एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट को छोड़ के बाकी कोई भी होगा वो एक्साइटेड होगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखना है एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ना एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट अदर देन लोएस्ट एनर्जी स्टेट is known as ground state, is known as excited states। ठीक है। तो for excited state what can be the values of n? 2, 3, 4 up to infinity। ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट के लिए तो फिक्स है बेटा n की एक ही वैल्यू होगी 1, बट एक्साइटेड स्टेट के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती। सपोज आपको प्रॉब्लम्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? 2, क्योंकि पहली एक्साइटेड स्टेट हमेशा सेकंड से चालू होगी। कभी प्रॉब्लम में, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनकी जरूरत होगी, और बोहर मॉडल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इफ यू आर पुटिंग द रॉन्ग वैल्यू ऑफ n, प्रॉब्लम वहीं पर पूरी गलत। तो अगर वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है बेटा तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 5, है ना। अगर वो आपसे 8th एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, ऐसे। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है बेटा, है ना, कि आप बोल रहे हो कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहता है तो क्या होगा? उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी गेन करना पड़ेगी। एनर्जी गेन किस फॉर्म में करेगा? फोटोन से। तो अगर आपने कोई फोटोन जिसकी एनर्जी को मैंने कैलकुलेट करना वगैरह सब कुछ निकाल दिया है ईवी में, वो सब काम यहाँ पर आएंगे बेटा। कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर स्टेट में है, लोअर ऑर्बिट में, और उसे जाना है हायर ऑर्बिट में, तो इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द फोटोन। आ गई। अब एक्साइटेड स्टेट में तो चलेगा बेटा, बट एक्साइटेड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा देर रहना तो पसंद नहीं करेगा बेटा। आप ही हो जैसे बेटा, जबरदस्ती आपने ठूस ठूस के खाना खा लिया। अभी हम कौन सी स्टेट में बेटा? नॉर्मल। अब अभी ब्रेक होगा, सपोज करो आप ब्रेकफास्ट ले लेते हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का लोगे तो आप किस स्टेट में रहोगे? नॉर्मल। बट आपने जबरदस्ती बेटा, जरूरत थी 2 प्लेट पोहे की और आपने 20 प्लेट खा ली, तो वो स्टेट कौन सी हो जाएगी आपकी? एक्साइटेड स्टेट। बिल्कुल। आप एक्साइटेड का मतलब क्या बेटा? जहां पर आप अनकंफर्टेबल फील होने लगो, परेशान होने लगो। तो will you want to be stay in excited state for much more time? नहीं बेटा। एक्साइटेड स्टेट में तो हर सब्सटेंस क्या होना चाहेगा? काफी लो स्पेन ऑफ टाइम के लिए रहना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन भले एनर्जी लेके ऊपर चले जाए बेटा, बट अल्टीमेटली इट हैज टू कम बैक। और जब कम बैक करेगा तो क्या होगा? वापस ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो लेगा भी एनर्जी किससे? फोटोन से। देगा भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। आर यू गेटिंग माई आइडिया? तो नेक्स्ट पॉस्टुलेट हमारा ये है बेटा, है ना। अगला पॉस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप, है ना, इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट। ला सकते हैं बिल्कुल बेटा। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे,
इन्फिनिटी तक उतनी एनर्जी दे दो कि जीरो पर आ जाए, उससे ज्यादा दे दोगे तो इन्फिनिटी तक जाने के बाद बाकी बची हुई एनर्जी वापस किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। हर बार यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस एक कॉन्सेप्ट को बता लो दिमाग में, वही चलता रहेगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी जम्प टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट, है ना। इलेक्ट्रॉन कैन बी जम्प टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट by absorbing suitable energy in the form of photon ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड मत लिखो तो पहले मैं उसको बता दे रहा हूं बेटा, है ना, कि यू हैव टू मेक योर न्यू डायग्राम, एनी लोअर से एनी हायर बेटा, मतलब 2 से 3 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, 1 से 3 भी हो सकता है, 1 से 4 भी हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है ना, ऐसा एरो करके आपको कॉमनली मिलेगा। इसका मतलब है कि वो सेकंड ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, थर्ड। 1 से 2 मतलब फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, फोर्थ से 5, ये सब ट्रांजिशन है ना, इनको वर्ड यूज होता है क्या, ट्रांजिशन। आपसे पूछ सकता है कि ये ट्रांजिशन कब होगा बेटा, ये ट्रांजिशन तब होगा जब वो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो इनके लिए ट्रांजिशन वर्ड यूज होता है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन कब होगा बेटा, तो ये सब ट्रांजिशन नीचे से ऊपर जाने वाले हमेशा तब होंगे वो एनर्जी को क्या करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा, और ये एनर्जी किससे एब्जॉर्ब करेगा, वो फोटोन से, ठीक है ना। तो ये सब जो है बेटा, यहाँ से यहाँ जाना हो, 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 या 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, या 3 से 4, 3 से 5, या 4 से 5, ये सब तभी हो सकते हैं जब वो एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब, ठीक है। उस पर अगला आ रहा हूँ। तो ये जब आप इन पर फोटोन गिराओगे बेटा, तो ये सब ट्रांजिशन तभी होंगे जब वो फोटोन की एनर्जी को लेकर नीचे से कहाँ पहुंच जाए, ऊपर। अब आप बना लो जल्दी से, नेक्स्ट पोस्टुलेट आ जाते बेटा। Electron can return to any of the lower state. Electron can return to any of the lower state from any of the higher state. Electron can return to any of the lower state from any of the higher state, है ना, by releasing energy in the form of photon. ठीक है ना। बोर मॉडल ऑफ एटम में ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं बेटा वो इन्हीं के, कि किस वेवलेंथ के फोटोन से ये फर्स्ट से थर्ड में पहुंच जाएगा, फर्स्ट से फोर्थ में। बस वेवलेंथ पूछिए बेटा, आपको बस क्या करना, फर्स्ट और थर्ड की क्या निकाल लेना एनर्जी ईवी में, और अगर एक बार ईवी में एनर्जी पता पड़ गई तो बस सीधे 12,400, इसलिए ये मॉडल आपका काफी ईजी हो जाएगा। तो अब वापस अगर मैं बात करूं बेटा, है ना, कि अगर मुझे इस तरह के ट्रांजिशन दिए जा रहे हैं कि उसे 2 से 1 जाना है, या 4 से 3 जाना है, या 6 से 5 जाना है, या 10 से 1 जाना है, ठीक है ना, या इन्फिनिटी से 1 जाना है, इस तरह के ऊपर से कहाँ आने बेटा, नीचे। तो इन सब केसेस में क्या होगा आपका, है ना, ये सब ट्रांजिशन में आपका एनर्जी को उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, लूज करना पड़ेगा, और ये लूज भी वापस किसके फॉर्म में करेगा बेटा, फोटोन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर मैं कुछ ट्रांजिशंस को शो करें बेटा हम लोग इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर ये अब जैसे वापस आ रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ आ जाए या यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है ना, तो इनमें सब में क्या होगा बेटा, हमारा एनर्जी लूज होने वाला,
फोटोन बेटा लाइट के पार्टिकल होते हैं ना, आपने ये सेल्स देखे होंगे ना, कॉमर्स वाले सेल्स देखे हैं, जिनमें ऊपर वो छोटा सा एक बार टाइप से बना होता है, उनमें सेल वेल डालने की जरूरत नहीं होती, बस धूप में रख दो अपने आप काम करना चालू कर देते हैं। देखा होगा ना आपने। वैसे सेल जो होते हैं सोलर सेल या फोटो सेल कहलाते हैं, जो किसकी एनर्जी से चल रहे हैं, सूरज की एनर्जी से, मतलब वो लाइट पार्टिकल हो गया, और लाइट के पार्टिकल को ही क्या बोला जाता है, फोटोन, ठीक है ना। तो इसलिए इनके नाम के आगे फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज हो रहा है। क्लियर बेटा? सर अभी आप कहें कि एनर्जी जब लोअर से हायर जाएगा तो उसमें चला तो जाएगा लेकिन वापस भी आएगा, हाँ तो अपने आप वापस आ जाता है कि? हाँ, अपने आप ही आ जाता है बेटा ना, अपने आप। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो लाइफ टाइम होता है वो मुश्किल से नैनो सेकेंड्स के ऑर्डर का। नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁻8 या -9 सेकेंड, इससे ज्यादा देर तो रह ही नहीं पाता बेटा। उसे रहना तो हमेशा कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में। ये तो आप जबरदस्ती एनर्जी देकर क्या कर रहे हो, उसे ऊपर भेज रहे हो, है ना। तो आप चाहो तो इस पोस्टुलेट में नोट भी कर लेना कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट ऑफ any electron is highly unstable. It will stay there only for fraction of seconds. It will stay there only for fraction of seconds. fraction of second में कुछ भी हो सकता है बेटा ना। It will stay there only for fraction of second. ओके चलो अब लास्ट एंड फाइनल पोस्टुलेट बेटा, जिससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। आपको पता है बेटा कि एक पत्थर को मैंने धागे से बांध दिया, अब मैंने धागा उठाया और घुमाना चालू करा, किस तरह के मोशन में रहेगा ये, सर्कुलर मोशन। कब तक ये सर्कुलर मोशन बना रहेगा, जब तक एनर्जी मतलब अपन एनर्जी लगा रहे हैं उसकी थोड़ी देर बाद तक। ये सर्कुलर मोशन कब तक बना रहेगा। अगर मैंने अपने हाथ को थोड़ा सा भी कुछ छोड़ा तो सर्कुलर मोशन धड़ से क्या हो जाएगा, खत्म। ये तो फील करा होगा आपने, है ना। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को आप रियल लाइफ से फील कर सकते हो। तो हो क्या रहा बेटा, जब आप थ्रेड को घुमा रहे हो धागे से बांधकर, तो थ्रेड में एक क्या जनरेट हो रही है बेटा, टेंशन है। जब तक वो टेंशन रहेगी तब तक थ्रेड किस में रहेगा, सर्कुलर मोशन में रहेगा। अगर आपने थ्रेड को, मैंने हाथ रोक दिया बेटा, हाथ को रोकने का मतलब क्या है, थ्रेड में टेंशन क्या हो गई आपकी, 0। धड़ से क्या हो जाएगा, स्टोन वहीं पर गिर जाएगा उस पोजीशन, ठीक है ना। यहां पर भी मतलब इन जनरल में बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है बेटा, उसके ऊपर 2 फोर्सेस लगते हैं जो आपस में बैलेंस रहेंगे, तो वो सर्कुलर मोशन हमेशा बना रहेगा। एक टुवर्ड्स द सेंटर, एक अवे फ्रॉम द सेंटर। जो सेंटर की तरफ लगता है, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। और जो टुवर्ड्स सेंटर लगता है बेटा, वो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कुछ भी हो सकता है। जब आप थ्रेड को घुमा रहे हो तो आपके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टेंशन। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड घुमा रहे हो बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि 2 चार्ज ऑब्जेक्ट है बेटा, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तब तक ही घूम सकता है बेटा जब तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इक्वल टू हो जाए किसके, फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा फिक्स होता है बेटा mv²/r, हमेशा फिक्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। थ्रेड को घुमा रहे हो तो टेंशन हो गया बेटा, यहाँ पर चूंकि चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अवर लास्ट पोस्टुलेट इज ओनली दैट कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, अनलेस अंटिल force acting unless until force acting towards center, that is electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, है ना, should be equal to
should be equal to force acting away from the center that is centrifugal force. ठीक है ना? तो आप ये डायग्राम बना सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है बेटा तो वो तब तक ही घूमता रहेगा जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर. R मुझे पता है बेटा, ठीक है ना. Q1 मतलब जो भी आप न्यूक्लियस ले रहे हो, हाइड्रोजन लोगे तो हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, हीलियम ले लोगे तो 2, इस तरीके से तो Z पता होगा. Q2 तो हमेशा E के बराबर ही होगा क्योंकि सेकेंड वाला पार्टिकल हमेशा मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ठीक है ना. तो Q1 Q2 की वैल्यू पता है बेटा, R आपको पता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा आपका mv स्क्वायर बाय R. तो इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज हमेशा क्या होना चाहिए मेरी बराबर. तो अगर मैं इसको बराबर कर दूं बेटा तो mv स्क्वायर बाय R विल बी इक्वल्स टू वैल्यूज भी डाल दूं, है ना. Q1 की जगह ZE और Q2 की जगह E, तो ZE इंटू E किसके बराबर हो गया ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, है ना. ये बोहर मॉडल की आपकी सेकंड इक्वेशन. तो न्यूमेरिकली बोहर मॉडल इज सिंपली बेस्ड अपॉन ओनली 2 इक्वेशंस. पहली इक्वेशन कौन सी थी हमारा mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई एंड सेकेंड इज mv स्क्वायर बाय R इक्वल्स टू k ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, है ना. इन द एग्जाम्स आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है बेटा कि बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखो, तो सीधे क्या लिखोगे mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई. या बोहर मॉडल में फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखो, तो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन क्या लिखोगे mv स्क्वायर बाय R इक्वल्स टू k ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ठीक है ना. नीचे एक चीज और नोट बना के लिखना बेटा कि, है ना, बोहर मॉडल का भी लिमिटेशन है बेटा, वो जो आखिरी में बाद में जाके लिखाऊंगा, बट अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली उसको मैं लिखवा दूं कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिसपे हम लोग आखिरी में फिर से लिखेंगे. बाकी अभी क्वेश्चंस करने के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए बता दे रहा हूं कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक H, ठीक है. He प्लस, अब आपको पता है कि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 2, He प्लस कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, है ना. Li प्लस 2, लिथियम के पास 3 होते हैं, ठीक है ना. ठीक है, उसके अलावा क्या बेटा बेरिलियम प्लस 3, बोरॉन प्लस 4 एंड सो ऑन. ज्यादातर आपको क्वेश्चन फर्स्ट 4 के ऊपर खूब ज्यादा मिलेंगे. He प्लस Li प्लस 2 Be प्लस 3, ठीक है ना. मतलब न्यूट्रल में तो केवल अगर आप बोलोगे तो बेटा एक ही हो सकता है हाइड्रोजन, बाकी सबके पास चार्ज ही होंगे, और चार्ज हमेशा कौन सा होगा बेटा पॉजिटिव ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कम करना है ना कि आपको बढ़ाना है. तो ये 4 के ऊपर मिलेंगे बेटा. Z याद रखने का तरीका बेटा, जो चार्ज हो बेटा उसमें +1 और कर दो ताकि कभी कंफ्यूजन ही ना हो आपका. तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, +1 करोगे तो हाइड्रोजन का Z कितना हो गया 1, क्योंकि आपको Z की जरूरत पड़ने वाली है. He प्लस का Z कितना बोलोगे 2, Li प्लस 2 का Z कितना बोलोगे 3, Be प्लस 3 का Z कितना बोलोगे 4. ठीक है ना. तो ये सब टर्मिनोलॉजी स्टेशनरी ऑर्बिट. वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग इन 2 और 3 मिनट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट? जिसकी एनर्जी फिक्स हो. जब तक इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है क्या वो एनर्जी को लूज या गेन करेगा? नहीं. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? n इक्वल टू 1 लोएस्ट एनर्जी स्टेट. एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी, मतलब एनर्जी स्टेट अदर देन एक्साइटेड स्टेट. नीचे से ऊपर जाना हो तो
एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 फोर्स बैलेंस का मतलब mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये मैंने मीनिंग बता दिया, ठीक है ना। तो नाउ यू पुट योर नेक्स्ट हेडिंग, है ना, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, जब भी मैथमेटिकली कोई भी ट्रीटमेंट करना हो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट इट इज बेस्ड अपॉन ओनली टू इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन इज mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 और सेकेंड आपका mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू k ze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई भी, है ना, फॉर्मूला भूल जाते हो, हमारे लिए मेजर जो क्वेश्चन होंगे वो तीन चीजों के ऊपर होंगे। रेडियस अननोन, क्या क्या है बेटा यहाँ पर, रेडियस अननोन है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा उस ऑर्बिट की एनर्जी। तो हमारे क्वेश्चन तीन ही चीजों के ऊपर रहेंगे। तो आप अपना नीचे लिख लेना बेटा, हमारा कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस of any particular orbit। Okay, so first we are calculating the radius of orbit। ठीक है, you can see in this formula क्या क्या कांस्टेंट है, पहले तो आप मुझे बता दो। इन द अबव टू फॉर्मूला एटा n 2 h पाई k m और z, ये सब, और इनफैक्ट EB, ये सब तो क्या है बेटा आपके कांस्टेंट है, सही है कि नहीं। 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू हम सभी को पता है 3.14, ठीक है ना। h की वैल्यू मुझे पहले से पता है 6.63 इंटू 10⁻34। k एक कांस्टेंट होता है बेटा, CGS यूनिट में इसकी वैल्यू 1 होती है, MKS में 9 इंटू 10⁹। ऑलरेडी वी आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी फिक्स है, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है ना। z E की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है बेटा, CGS में 4.8 इंटू 10⁻10 ESU और SI यूनिट में 1.6 इंटू 10⁻19। z आप क्या ले रहे हो बेटा, उसका नाम तो सवाल में गिवन ही होगा, तो ये भी एक तरह से क्या है बेटा आपका कांस्टेंट, है ना। बाकी सब तो फिक्स ही है पूरे। ये तब भी इन दो को मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या है मेरे लिए, वेरिएबल है ना, चेंज हो सकते हैं, बट चेंज मतलब हर प्रॉब्लम के लिए चेंज होंगे बेटा, ऐसे चेंज कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो मेरे पास अब अननोन के लिए क्या बचे बेटा, V और R, और दो इक्वेशन और दो अननोन। मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ बेटा, इसे सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करूंगा भैया, सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला कैन आई पुट द वैल्यू, कैन आई पुट VSNH अपॉन 2 पाई इंटू 1/mr, कर सकता हूँ, है ना। तो बस दो ही काम करने हैं बेटा आपको, फ्रॉम 1 V इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई इंटू 1/mr, और अब बस इतना सेकंड काम, सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, वैल्यू ऑफ V इन 2। पहले 1 से V की वैल्यू निकाल लो बेटा, और अब इस वैल्यू को क्या करो, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो m/r इंटू, इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा V की ये वैल्यू, NH अपॉन 2 पाई इंटू 1/mr का होल स्क्वायर, which should be equals to k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अगर मैं इसे ओपन आउट कर देता हूँ बेटा, तो m/r इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यू कैन नाउ सी r स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसल, एक m भी क्या हो गया बेटा कैंसल। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, r की, तो यू कैन सी फाइनली कि r विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर, तो ऊपर ही रहेगा बेटा, r चाहिए ना, नहीं नीचे आ जाएगा, r चाहिए, r को उस तरफ ले जाऊंगा और इस वाली टर्म को कहाँ ले आऊं बेटा, नीचे।
तो इट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर. Okay, so this is the first formula for calculating the radius. R equals to n square h square upon 4 pi square m k z e square. डेरिवेशन पूछ सकते हैं बेटा, बिल्कुल. इसलिए तो कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली यू जस्ट रिमेम्बर कि आपके पास दो इक्वेशन है ना. अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला बेटा है ना, देयर इज नो डाउट कि टीचर्स भी भूल जाते हैं बेटा, मैं भी भूल सकता हूँ. क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों याद रखूं बेटा, मुझे पता है कि 2 इनसे डिराइव हो जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे. तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कॉपी में लिख लेना है. बट ये 2 इक्वेशन याद रखनी, क्योंकि न्यूमेरिकली अब मैं इसे और भी क्या करूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा. एच की वैल्यू 6.63, एच की वैल्यू हाँ 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34. ये सब वैल्यूज मिल जाएंगी बेटा, कहता हूँ आज नोट्स फोटोकॉपी करा लेना, सब चीजें मिल जाएंगी. जो जो वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ ना, के की, एच की, ई जेड की, ई की, सब. उसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी क्लास के बाद ही फोटोकॉपी करा लेना, आज दिन भर में पढ़ लेना, मैं कल समझाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हारे पास पढ़ने का भी सफिशिएंट टाइम रहे. और अभी तक कोई ज्यादा चीजें हो ही नहीं है, तो तुम्हें आसानी से समझ में भी आ जाएगा. अभी आज का तो अब मुझे लग रहा तुम्हें समझ में आ ही रहा बेटा, एक बार बस पुराना पढ़ लोगे 1-2 घंटे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, ठीक है बेटा. तो अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ना, व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर देयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट. तो यू कैन सी कि आप इन कांस्टेंट की वैल्यू बार बार तो ना पुट कर सकते हो बेटा. इतना टाइम अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन करोगे तो टाइम क्या होगा बेटा, काफी ज्यादा लगेगा. तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई वर्जन में सभी कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि अभी मैंने बोला कि इसमें अननोन केवल क्या रहेंगे बेटा, एन और जेड. क्योंकि आपसे किस ऑर्बिट की पूछ रहा है वो तो पहले से पता नहीं है आपको, और किस न्यूक्लियस के लिए पूछ रहा है, किस स्पीसीज के लिए पूछ रहा है. हाइड्रोजन पूछेगा तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. Li+ के लिए Li+2 के लिए पूछेगा तो 3 हो जाएगी. बाकी सबकी वैल्यू तो क्या है बेटा, पहले से फिक्स है. तो नीचे लिख लेना बेटा हमारा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट. ये बड़ा फॉर्मूला, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि कभी आपसे फॉर्मूला ही पूछ ले बेटा, तब भी स्टिल एडवाइजेबल ये है कि आप तो भैया बड़ा ना याद रख पाओ, तो ये 2 इक्वेशन तो याद रखना कंपलसरी, डिराइव कर लेना. बट अब ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सभी को याद होना जरूरी है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट. अगर आप सभी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो बेटा, दिस फॉर्मूला नाउ है ना, यू हैव टू रिमेम्बर स्ट्रांगली. इसे आप कभी भूलने की गलती मत करिएगा. द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है ना, आप चाहो तो इसे Rn भी लिख सकते हो, विल बी इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है ना. तो इसे भूलने की गलती कभी मत करिएगा बेटा, ये आपको याद रखना कंपलसरी. ठीक है. तो अगर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट. कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. सर फर्स्ट के लिए तो 0.529 आया, सेकंड के लिए Calculate radius of first, second and third Bohr orbit of hydrogen atom. ठीक है ना. हर क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा क्या दिया गया है उसको लिखा करो. तो आपको क्या दिया गया बेटा, H एटम. H एटम बोलते ही Z कितना हो गया आपका, 1. सबसे पहले तो इसे, तो अब नीचे वाली चीज तो क्या हो गई आपकी, गायब है ना. अब फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n = 1, तो R1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 0.9529 आर्मस्ट्रॉन्ग. बेटा कल जबरदस्ती चिल्ला रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो. क्यों, इतनी देर में तो सॉल्व हो जाना चाहिए, तुमने करा कुछ नहीं है, बस
0.529 कर रहे हो, ध्यान दो बेटा, सबको सवाल करने, तुम तो वो पीछे वाला चिल्ला देगा, ये चिल्ला देगा, तुम उनकी भीड़ में चिल्ला के सोच रहे हो कि सर को कुछ दिख नहीं रहा। सर को सब दिख रहा है बेटा, सर बार बार आपको टोकना नहीं चाहते, है ना, सर को सब दिख रहा है। अगर सेकंड ऑर्बिट बोला जा रहा है तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा, 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। एक सवाल नहीं कर पा रहे हो तुम, एक सवाल दिगंबर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मुझे सब दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 2.116 आंसर, है ना। आप वैल्यूज भी नहीं पुट कर पा रहे हो प्रॉपरली। और R3 की वैल्यू पूछेगा बेटा, तो 0.529 इंटू थर्ड ऑर्बिट है इसलिए 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 9 से बस आपको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बोल रहे हो 4.761, ठीक है ना। तो मेंस लायक पहले टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन यही है बेटा आपसे, है ना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रेडियस या अगला टाइप का क्वेश्चन दे रहा है एक और, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, calculate ratio of radius of third Bohr orbit, ratio of radius of third Bohr orbit of Be plus 3 ion, Be plus 3 ion, ठीक है, Be plus 3 ion and fifth Bohr orbit of Li plus 2 ion, and fifth Bohr orbit of Li plus 2 ion, ठीक है ना। तो अब ये अगले टाइप के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो रेशियो वाले। तो B plus 3 जैसे ही आपसे बोला गया बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर इट, B plus 3 का Z कितना हो जाएगा बेटा 4, और कौन से ऑर्बिट के लिए बोला गया है, कौन से ऑर्बिट के लिए बोला गया है आपसे, थर्ड, ठीक है ना। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है बेटा, R3 विल बी इक्वल्स टू 0.529 इंटू Z स्क्वायर, N स्क्वायर मतलब 9/4। अब यहाँ पर रेशियो वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपको, यह जो आप कर रहे हो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको पूरी वैल्यू निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप इसको अननोन में छोड़ दो। अगले वाले की बात करूं तो Z कितना हो गया मेरा, Li plus 2 बोलते ही 3 हो गया, ठीक है ना, और N कितना हो गया मेरा 5। तो नाउ व्हाट इज R5, 0.529 इंटू N स्क्वायर मतलब 25/3। तो आपसे बस इनका रेशियो पूछा गया बेटा, तो R3/R5 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो क्या हो जाएंगी आपकी कैंसिल, बस ये क्या हो जाएगा आपका 9/4/25/3, सो इट बिकम्स 3 ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बेटा 27/100, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेडियस वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं बेटा, आएंगे तो इसी तरह के कि इस ऑर्बिट की रेडियस बताओ, इस ऑर्बिट का रेशियो बताओ, फलाना ढिमका, तो हम इस फॉर्मूले पे कर सकते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम्स में और आपको करवाऊंगा, यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो।
model of atom, है ना? It is based on basically two equations. First one is the quantization of angular momentum, that is mvr equals to nh by 2 pi, and second one is